हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टाटा कैपिटल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। टाटा कैपिटल का Q4 FY26 का जो रिज़ल्ट आया है उस रिज़ल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके साथ इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे और ये लोग जो इसका जो कॉन कॉल वगैरह हुआ था तो कॉन कॉल भी डिस्कस होंगे। उसके साथ इसका वैल्यूएशन के बारे में डिस्कस करेंगे और थोड़ा पीआरस के बारे में भी इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे। तो टाटा कैपिटल आपको पता ही है, ये आपका टाटा ग्रुप से है। तो अगर आपका ग्रुप अच्छा होंगे तो आपको जो कॉस्ट ऑफ फंड वो सस्ते में मिल जाएगा। जो दूसरी जो और कंपनी है जिसका उतना पेरेंट उतना स्ट्रांग नहीं है उसको उतना इजी पैसा नहीं मिलता है। तो जैसे आपका बजाज का बजाज फाइनेंस हो गया, फिर आपका टाटा कैपिटल हो गया, इसका जो पेरेंट ग्रुप है बहुत ही स्ट्रांग है, इसीलिए आप देखेंगे उसको सस्ता कॉस्ट ऑफ फंड मिलता है, जो कि इस बिज़नेस के लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि आप जितना कम रेट पे आपके कस्टमर को लोन वगैरह प्रोवाइड कर पाएंगे उतना ही आपके पास वो अच्छे अच्छे कस्टमर का नंबर बढ़ेगा। तो आपका कस्टमर बेस भी बढ़ेगा और आपका इनकम भी ऐसे इम्प्रूव होता रहेगा और आपको बेटर आपका मार्जिन मिलता रहेगा। तो इसीलिए जो बड़े जो पेरेंट ग्रुप से जो बिज़नेस आते हैं इस तरह का बिज़नेस, उस बिज़नेस का आप देखेंगे जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हमेशा ज़्यादा होता है और मार्केट उसको ज़्यादा प्राइस टू बुक भी देता है, इसी वजह से देता है। और इसके साथ अगर आप इसका बिज़नेस मॉडल देखेंगे तो ऑलमोस्ट देखेंगे तो मई 25 मई को इसके जो बिज़नेस था, जो टाटा कैपिटल बिज़नेस था, उसके साथ जो टाटा मोटर्स फाइनेंस वो मार्च हो गए हैं। तो आप देखेंगे अब उसका जो रिज़ल्ट आता है उस रिज़ल्ट में एक्सक्लूड टाटा मोटर फाइनेंस और इंक्लूड टाटा मोटर फाइनेंस करके दो सेगमेंट में इसका रिज़ल्ट आते हैं। जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा फिर आप देखेंगे ये कंसोलिडेट रिज़ल्ट आ जाएगा, फिर आपको इस बिज़नेस को देखने में या फिर इसको एनालिसिस करने में आसानी होगी। तो ये बात है। और अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे, इसका बहुत सारे प्रोडक्ट ये लोग अपना कस्टमर को सेल करते हैं। जैसे इसका होम लोन है, लैप है, तापर इसका बिजनेस लोन है, फिर टू व्हीलर लोन है, कार लोन है, फिर आधा रिटेल है। आधा रिटेल में ये लोग माइक्रो फाइनेंस लोन देते हैं, कार लोन देते हैं, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। फिर ये लोग जो एसएमई लोन प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट लोन प्रोवाइड करते हैं। फिर इसके साथ जो टाटा मोटर्स का जो फाइनेंस, जो मोटर फाइनेंस वाला सेगमेंट भी ऐड हो गया है। तो डाइवर्सिफाइड इसका पोर्टफोलियो है। तो ये एक डाइवर्सिफाइड एक एनबीएफसी है, ये आप कह सकते हैं। तो ये हो गया इसका मोटा मोटी बिजनेस मॉडल। आप चलते इसका Q4 का रिजल्ट के बारे में। अगर आप इसका Q4 का रिजल्ट देखेंगे तो इसका AUM 28% से ग्रो किया है और FY26 में भी इसका AUM 28% से ग्रो किया है। तो अब देखेंगे इसका जो ग्रोथ है तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। और मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था, मैनेजमेंट का गाइडेंस था 22 से 25% का ग्रोथ, यानी 22 से 25% का EM ग्रोथ का गाइडेंस था। लेकिन आप देखेंगे ये जो बिज़नेस जो टाटा कैपिटल है वो जो गाइड किया था उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। इसके बाद हम देखेंगे इसका पैट, तो पैट 51% ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है और FY26 में 36% से। तो इसका अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है इस बिज़नेस को। फिर आप देखेंगे इसका AUM का मिक्स देखेंगे तो इसका जो रिटेल और एसएमई का जो बुक है वो है 86% ऑफ टोटल AUM। तो उसमें से जो रिटेल है वो ऑलमोस्ट 60% है। रिटेल के अंदर होम लोन, लैब, पर्सनल लोन, टू व्हीलर लोन, फिर आपका जो माइक्रो फाइनेंस वाला लोन, ये सब आते हैं। और उसके बाद अगर आप इसका सिक्योर और अनसिक्योर रिटेल लोन का परसेंटेज देखेंगे तो ऑलमोस्ट 90% है इसका सिक्योर लोन और 10% है इसका अनसिक्योर लोन। और मैनेजमेंट अनसिक्योर लोन के ऊपर भी फोकस कर रहा है क्योंकि अनसिक्योर लोन आपका हाई यील्डिंग होता है और माइक्रो फाइनेंस का जो बुरे टाइम चल रहा था वो अभी मोटा मोटी सुधर गया है। तो इसका बेनिफिट भी इस बिज़नेस को मिलेगा। फिर अगर आप देखेंगे और पैट, अगर आप पैट का गाइडेंस था FY26 में वो था आपका 32 से 35%, लेकिन मैनेजमेंट ने 36% किया है। तो AUM के बाद पैट में भी मैनेजमेंट ने जो इसका गाइडेंस था उसको ओवर अचीव किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आप ROE का देखेंगे तो ROE था आपका इसका 2.1 से बढ़ के हो गया 2.5% और FY26 में इसका ROE है मोटा मोटी 2.2% इसका ROE है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 2.1 से 2.3, तो मैनेजमेंट का जो गाइडेंस था उसके अनुसार ही इसका ROE परफॉर्मेंस किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर आप देखेंगे इसका ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो FY26 में 14.3% और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 14 से 15% के बीच इसका ROE रहेगा। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके अनुसार ही इसका ROE प्रदर्शन किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर चलते हैं इसका क्रेडिट कॉस्ट के बारे में। तो अगर आप देखेंगे इसका क्रेडिट कॉस्ट
26 में है 1%, और मैनेजमेंट का गाइडेंस था 1 से 1.1 के बीच इसका क्रेडिट कॉस्ट आएगा। तो मैनेजमेंट जो गाइड किया है उससे बेहतर प्रदर्शन किया है। और Q4 ऑफ FY26 का जो इसका क्रेडिट कॉस्ट का नंबर है वो है आपका 0.8%। तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस किया है क्रेडिट कॉस्ट के मामले में। उसके बाद GNP का नंबर देखेंगे वो है 1.5%, वो भी नीचे की दिशा में आया है। NNP का नंबर देखेंगे 0.5% है, वो भी नीचे की दिशा में आया है। नेट NPA नंबर का जो FY26 का जो गाइडेंस था वो था आपका 0.6 से 0.7, तो 60 से 70 बेसिस पॉइंट इसका गाइडेंस था, और मैनेजमेंट ने 0.5 किया है। जो गाइडेंस दिया था उससे बेहतर प्रदर्शन इन्होंने किया है, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर अगर आप इसका AUM वाइज इसका परसेंटेज देखेंगे और इसके एसेट क्वालिटी के बारे में डिटेल डिस्कशन हो जाएगा। अगर आप देखेंगे इसका होम लोन इसका टोटल है 16%, और इसका एसेट क्वालिटी स्टेबल है। फिर आप देखेंगे लैप यानी कि लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी इसके टोटल AUM में 14% है, और इसका भी अगर आप देखेंगे एसेट क्वालिटी स्टेबल है। फिर आप देखेंगे पर्सनल लोन और जो बिजनेस लोन वाले सेगमेंट है वो है आपका 9%। इसका एसेट क्वालिटी आप देखेंगे थोड़ा डिटोरिएट हुआ है, थोड़ा ख़राब हुआ है। और टू व्हीलर वाले सेगमेंट का जो टोटल AUM में 5% इसका कंट्रीब्यूशन है, और इसका भी आप देखेंगे जो एसेट क्वालिटी है वो मोटा मोटी स्टेबल है। फिर जो आधा रिटेल जो सेगमेंट है, जैसे आपका एजुकेशन लोन, MFI लोन, कार लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी, इस तरह का जो प्रोडक्ट है इसका परसेंटेज है 5%, और इसका भी एसेट क्वालिटी थोड़ा डाउन हुआ है। फिर SME वाले सेगमेंट देखेंगे 27% है, और इसका भी एसेट क्वालिटी बेहतर हुआ है। फिर आप कॉरपोरेट 14% है, इसका भी एसेट क्वालिटी बेहतर हुआ है। और मोटर फाइनेंस का जो एसेट क्वालिटी है वो थोड़ा आप देखेंगे थोड़ा डिटोरिएट हुआ है। ये बात है। मोटा मोटी आप देखेंगे इसका जो ओवरऑल जो एसेट क्वालिटी है, ओवरऑल एसेट क्वालिटी मोटा मोटी स्टेबल है। Q4 में एसेट क्वालिटी थोड़ा बेहतर हुआ है, लेकिन FY26 के हिसाब से देखेंगे एसेट क्वालिटी लिटिल बिट डिटोरिएट हुआ है, लेकिन आप इसे स्टेबल कह सकते हैं। तो ये मोटा मोटी इसका ओवरऑल पूरा डिस्कशन हो गया। फिर चलते हैं इसका जो कॉन कॉल के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस हम कर लेते हैं। पहले इसका गाइडेंस के बारे में देखेंगे। मैनेजमेंट ने FY28 का एक गाइडेंस दिया है। उस गाइडेंस जो मोटर फाइनेंस है उसको इंक्लूड करके मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है, तो उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले आप देखेंगे जो AUM का जो गाइडेंस मैनेजमेंट ने दिया है वो दिया है आपका 23 से 25% कैगार में अप टू FY28 तक, जो कि बहुत ही अच्छा है। फिर कॉस्ट टू इनकम देखेंगे 33 से 34% का गाइडेंस दिया है। फिर आप क्रेडिट कॉस्ट देखेंगे, जो पहले था 1 से 1.1 वो घट के हो गया है बिलो 1%। फिर ROA का गाइडेंस दिया है 2.5 से 2.7, जो पहले था 2%, अब वो बढ़ के हो चुका है 2.5 से 2.7। फिर ROE का गाइडेंस पहले था 14 से 15%, अब हो गया 17 से 18%। पैट का गाइडेंस था 32 से 35, अब हो गया है 30% प्लस। और जो NNP यानी क्या NPA का जो गाइडेंस है वो है आपका पहले था 0.6 से 0.7, अभी हो चुका है लेस देन 1%। तो आप देखेंगे इसके FY28 का जो गाइडेंस है वो भी बढ़िया है। अगर ये इस गाइडेंस को अचीव कर पाए तो ये शेयर होल्डर को अच्छे खासे पैसा दे सकते हैं। तो ये हो गया। फिर मैनेजमेंट ने ये भी कहा है जो उसका जो क्रेडिट कॉस्ट रहेगा वो अभी 20 से 25% इम्प्रूव होगा, और उसके साथ जो मोटर फाइनेंस जो बिजनेस है वो मोटा मोटी H1 ऑफ FY27 से आप देखेंगे ग्रो करना स्टार्ट हो जाएगा, उसका डिसबर्समेंट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका जो नीम है, जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन, वो भी इम्प्रूव होगा। ड्यू टू क्या होगा, उसका जो हाई यील्डिंग प्रोडक्ट है उसका परसेंटेज बढ़ेगा, तो उसी वजह से आप देखेंगे इसका नीम इम्प्रूव होगा। उसके साथ मैनेजमेंट ने भी कहा है कि ये लोग जो अनसिक्योर जो सेगमेंट है जिसका परसेंटेज अभी इसका 10% है, उस वाले सेगमेंट में ग्रोथ आएगा, उसमें डिसबर्समेंट भी बढ़ेगा। तो अगर आपका जो अनसिक्योर पार्ट होता है उसमें आप देखेंगे आपको हमेशा जो यील्ड थोड़ा ज़्यादा मिलता है। आप जैसे आपका माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में आप देखेंगे हमेशा आपको 20-25% का यील्ड मिलता है, लेकिन और कोई भी सेक्टर नहीं है, और कोई भी सेगमेंट नहीं है फिनेंशियल सेक्टर में जिसमें आपको इतना ज़्यादा यील्ड मिलता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि कोई भी बिजनेस हो वो आपका माइक्रो फाइनेंस का सेगमेंट इसमें इंक्लूड होता है। तो यही मोटा मोटी
तो जो कह रहा था कि इसका जो अनसिक्योर वाले प्रोडक्ट के ऊपर ये लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, क्योंकि अनसिक्योर वाले प्रोडक्ट के ऊपर आपको ज़्यादा यील्ड मिलता है, इसीलिए ये लोग ट्राई कर रहे हैं अनसिक्योर वाले प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करने का। अगर आप अनसिक्योर वाले प्रोडक्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, तो आपका यील्ड बढ़ेगा, तो आपको नेट इंटरेस्ट मार्जिन इंप्रूव हो जाएगा, तो जो आपको डायरेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी में आपको हेल्प करेगा। तो ये बात है, इसीलिए ये लोग ट्राई कर रहा है। तो ये मोटा मोटी इसका पूरा डिस्कशन हो गया। फिर इसका थोड़ा वैल्यूएशन कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर आप देखें कि इसका जो अभी वैल्यूएशन है, मोटा मोटी 3 प्राइस टू बुक में बिजनेस आपको मिल रहा है। ये आपको लग सकता है कि थोड़ा ओवर वैल्यूड है, लेकिन आप अगर इसको बजाज फाइनेंस के साथ कंपेयर करेंगे तो बजाज फाइनेंस अभी 20 से 22% का ग्रोथ का एक प्लेयर हो गया है, और उसका भी एसेट क्वालिटी ठीक ठाक है, वो भी बड़े पेरेंट्स से आते हैं, तो उसका भी कॉस्ट ऑफ फंड कम होगा। तो सब कुछ एक ही है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे जो बजाज फाइनेंस का प्राइस टू बुक है वो 5 से ऊपर ऑलमोस्ट 6 है, और ये बिजनेस का ग्रोथ बजाज फाइनेंस से बेहतर है, लेकिन आप देखेंगे इसका प्राइस टू बुक है 3, तो इसको रीरेट होने का चांस मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा है बजाज फाइनेंस के हिसाब से। तो बजाज फाइनेंस के हिसाब से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं हमेशा जो टाटा कैपिटल को आगे रखूँगा, और मैं श्रीराम फाइनेंस, L&T फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, चोलामंडलम फाइनेंस, चोला फाइनेंस, इस सब बिजनेस के आगे मैं टाटा कैपिटल को रखूँगा। उसके साथ टाटा कैपिटल का जो अभी जो उसका मार्केट कैप है वो भी थोड़ा कम है, तो इसका भी बेनिफिट इस बिजनेस को मिलेगा। तो यही मोटा मोटी डिस्कशन था। होप यू लाइक द वीडियो एंड प्लीज डोंट टेक इट अ बाय सेल कॉल रिकमेंडेशन। दिस इज ए एजुकेशनल वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।